Hello people, I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. And here we are to do the quick revision, to do the quick revision, to the quick revision. अरे यार FM में जाना चाहिए मुझको, क्या बढ़िया quick revision of securities law. Good morning Mumbai, बहुत बढ़िया बात है. चलो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का क्विक रिवीजन बहुत मस्ती में हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा. चैप्टर 5 स्टार्ट करता है विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन एंड कंप्लायंस अंडर सेबी कि भाई साहब व्हाट डू यू मीन बाय एलओडीआर रेगुलेशन. हमने उसके बैकग्राउंड में पढ़ा था कि पहले जब भी एक कंपनी लिस्ट होती थी तब उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के साथ में करना होता था एक लिस्टिंग अग्रीमेंट. तो हर एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग अग्रीमेंट करना होता था, हर एक कंपनी को हर एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ में लिस्टिंग अग्रीमेंट करना होता था. तो यहां पे हर एक लिस्टिंग अग्रीमेंट अलग अलग होता था, यूनिफॉर्मिटी नहीं था. तो इस कारण से एलओडीआर लेकर आए. एलओडीआर लेने के दो मेजर उद्देश्य थे. वन, ये जो लिस्टिंग अग्रीमेंट है ना, दे हैव टू बी अलाइन्ड विद कंपनी लॉ, कि उन कंपनीज पे कंपनी लॉ भी एप्लीकेबल है. तो दीज लिस्टिंग अग्रीमेंट के कंडीशंस शुड कंप्लाई विद कंपनी लॉ. एंड सेकंड, ऑल द कंडीशंस ऑफ लिस्टिंग, ऑल द कंडीशंस ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट जो है ना, दे हैव टू बी कंसोलिडेटेड एट अ प्लेस एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब ऐसा कि सारी लिस्टिंग एग्रीमेंट अलग अलग नहीं होने चाहिए, सबको एक साथ एक तरह से हमें रखना चाहिए. तो इस बारे में जब हमने आगे देखा तो तब हमें पता चला कि लिस्टिंग अग्रीमेंट्स को कंसोलिडेट करके ला चुके हैं अब हम एलओडीआर रेगुलेशन में क्या करा कि जो भी लिस्टिंग एग्रीमेंट के अलग अलग क्लॉज होते थे उन सबको ऐड करके एक ही लॉ बना दिया. एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द लिस्टेड कंपनीज. सो द टू ऑब्जेक्टिव्स वर, फर्स्ट to align with Companies Act and second to consolidate the conditions under listing agreement. तो इसलिए आया एलओडीआर में बहुत प्रकार के कंप्लायंसेस देखे. वन टाइम कंप्लायंसेस, क्वार्टरली कंप्लायंसेस, हाफ ईयरली कंप्लायंसेस, ईयरली कंप्लायंसेस एंड इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस. बहुत ही बढ़िया. मुझे बताओ कि वन टाइम कंप्लायंसेस कितने देखे? अजी कितने वन टाइम कंप्लायंसेस हैं? अजी कितने वन टाइम कंप्लायंसेस हैं? बोलो 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 बोलो. हमने यहां पे अभी तक तो 3 वन टाइम कंप्लायंसेस देख लिए कि जैसे ही एक कंपनी लिस्ट होती है दे हैव टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर. ठीक है, एक सीएस को अपॉइंट करना है कंप्लायंस ऑफिसर, उसके बाद में एक शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना है, उसके बाद में सारी कमिटीज फॉर्म कर देनी है. ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, ये सब विजिल मैकेनिज्म, ये सब उन्होंने बना देने चाहिए. चलो बना दिए. फिर आ गया क्वार्टरली कंप्लायंसेस. क्वार्टरली कंप्लायंसेस के अंदर उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीजें. पहला, उन्हें क्या करना चाहिए? क्वार्टरली कंप्लायंसेस में जो इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस हैं उसका पूरा रिकॉर्ड देना चाहिए कि इस क्वार्टर के बिगिनिंग में कितने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस पेंडिंग थे, इस क्वार्टर में कितने नए इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस आए, इस क्वार्टर में कितने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सॉल्व हो गए, एंड इस क्वार्टर के एंड तक भी कितने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस पेंडिंग है. तो इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का पूरा हिसाब देना चाहिए. फिर एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म सारे के सारे हमने कंप्लाई किए हैं. फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न, यू हैव टू कंपल्सरीली गिव अ शेयर होल्डिंग पैटर्न कि हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न इस क्वार्टर में क्या रहा. एंड लास्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको हर क्वार्टर एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने. अब अगर हम देते हैं कि कौन सी चीज कितने दिनों में करनी है, तो सबसे पहला जो आता है कि आपको अपने इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस इंफॉर्म कर देने विद इन, बोलो बोलो कितने, विद इन 21 डेज, विद इन 21 डेज. उसके बाद में शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी विद इन 21 डेज. सो सर ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद इन 15 डेज. एंड सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देने हर क्वार्टर के एंड में विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज. विद इन 21 डेज आपको पूरा इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस देना है, विद इन 15 डेज आपको पूरा अपना जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का देना है, विद इन 21 डेज शेयर होल्डिंग पैटर्न, विद इन 45 डेज यू हैव टू गिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बहुत ही बढ़िया. उसके बाद बात करते हैं हाफ ईयरली कंप्लायंसेस की. हाफ ईयरली कंप्लायंसेस के अंदर जो बेसिक दो कंप्लायंसेस आते हैं कि आपको एक देना है कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ठीक है, बाय योर कंप्लायंस ऑफिसर जो कि सीएस है, और एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी दैट शेयर ट्रांसफर एजेंसी का पूरा काम हो चुका है एकदम आराम से. तो दो कंप्लायंस सर्टिफिकेट आते हैं हाफ ईयर के एंड में. ये कितने टाइम में आते हैं? विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ. वेरी इजी. फिर आता है ईयरली में 3 चीजें. सबसे पहले तो सारी फीस पे करो यार, क्या टाइम पास करो, सारी फीस पे करो विद इन 30 डेज. विद इन 30 डेज यू टू पे ऑल द फीस. उसके बाद में जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी गिवन विद इन 60 डेज. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी गिवन विद इन 60 डेज. हो गया. एंड देन आपको एनुअल रिपोर्ट देनी है विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच दे हैव बीन अप्रूव्ड, इट हैज बीन अप्रूव्ड इन जनरल मीटिंग. तो जनरल मीटिंग में जब आपके एनुअल रिटर्न अप्रूव हो चुका है उसके 21 डेज के अंदर आपको वो भी देना है. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना है 60 डेज के अंदर. एंड भाई साहब द फर्स्ट पॉइंट, फीस हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज. आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? सुपर इजी, सुपर इजी, सुपर इजी, सुपर इजी. फिर हमने देखा इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस. इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस कैसे पढ़ते हैं हम लोग कि हम ये देखते हैं इवेंट और वो छुपा लेते हैं कि कितने दिनों में हमें बताना है, और हम चेक करते हैं कि हमें पता है कि नहीं पता है.
The listed entity shall intimate the appointment of share transfer agent to the stock exchange within 7 days from the date of agreement. कि आपने जब उनके साथ अग्रीमेंट किया था उसके 7 दिन के अंदर द लिस्टेड एंटिटी शैल ऑब्टेन इन प्रिंसिपल रूल, कब भाई साहब, शेयर्स इशू करने के पहले. नेक्स्ट इज प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कितने दिन पहले? बोर्ड मीटिंग के 5 दिन पहले, 5 days इन एडवांस. डिस्क्लोजर ऑफ प्राइस सेंसिटिव, ये तो तुरंत करना होता है विदिन 24 आवर्स. उसके बाद में ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कब बतानी होती है भाई? उसको कोर्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसके पहले यू हैव टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज. उसके बाद में रिकॉर्ड डेट के बारे में एटलीस्ट 7 क्लियर डेज इन एडवांस. उसके बारे में क्लैरिटी आज और दूंगा मैं आपको. उसके बाद में कि भाई साहब अगर कहीं पे भी कोई शेयर होल्डर्स मीटिंग हुई है और वोटिंग आई है तो उसका विदिन 48 आवर्स फ्रॉम द जनरल मीटिंग कंक्लूजन से विदिन 48 आवर्स यू हैव टू सबमिट द वोटिंग रिजल्ट्स. आई होप यूर ऑल विथ मी. सुप्रीमली इजी आई गेस. फटाफट से क्या करो अपनी नोट, अपने घर पे आप जहां से भी पढ़ रहे हो, ये जो इवेंट बेस्ड कंप्लायंस है ना, इसके अंदर इसको छुपा दो. किसको छुपा दो? ये जो डेज है इसको छुपा दो और फटाफट से घर पे चेक करो कि आप हर एक को देख के बता पा रहे हो कि इसका कितना दिन है. फटाफट चेक करो. यू जस्ट हैव 60 सेकंड्स. 60 सेकंड्स में फटाफट चेक करके आओ. तो फ्लैश से भी फास्ट हो. चलो डन. आगे बढ़ते हैं. आगे हम लोग आए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस. पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोले तो द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेज अ कंपनी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोले तो द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेज अ कंपनी. व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफर्स टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेज अ कंपनी. फिर इसके अंदर हमने एक बैकग्राउंड पढ़ा कि श्री कुमार मंगलम बिरला जी को सेबी ने एक कमेटी बनाई, उसका हेड बनाया कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स दो. उन्होंने बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स दिए. उनमें से कुछ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड विजिल मैकेनिज्म. पहले विजिल मैकेनिज्म निपटा देता हूं. विजिल मैकेनिज्म क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म फॉर एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स. कि यार हमें अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कंसर्न है, वी हैव गॉट एनी जेन्युइन कंसर्न, वी कैन रिपोर्ट. ये जो प्रोसीजर, ये जो मैकेनिज्म है, ये है विजिल मैकेनिज्म. इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रिवेंट विक्टिमाइजेशन, कि जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट किया है उसी को धो भाई, ये मत करो. तो जिसने रिपोर्ट किया उसको बचा के रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है. और जो बहुत सीरियस केसेस होते हैं उसमें गिवन डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरमैन. नॉर्मली ऑडिट कमेटी वगैरह हैंडल करती है. इस केस की कुछ केस में अगर आपको लगता है बहुत सीरियस केस है, यू आर गिवन डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरमैन. सिंपल. दिस इज विजिल मैकेनिज्म. बट इट वाज इजी. यहां पे चैप्टर हमारा मोरलेस खत्म हो जाता है. जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी हो तो खत्म हो जाती है. सिर्फ हमने एक चार्ट भी और बाकी रह गया, जिसमें हमने इस प्रकार से पढ़ा था: ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. सबसे पहले बात करते हैं उनके कॉम्पोजिशन के बारे में. क्या तुम्हें याद है? सुनना, मेरे सामने चार्ट कैसा बन रहा है. ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, रिस्क स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. सबसे पहले कंपोजिशन. सबसे पहले क्या आएगा? एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, 2/3 हैव टू बी independent directors, all have to be financially literate, and at least one have to be what? Mighty Raju. One has to be an expert of accounts or FM. Audit committee. Nomination and remuneration committee. At least 3 directors. 50% have to be independent director, and all the directors should be non-executive directors. सही बात है. फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. At least 3 directors. One has to be independent director. बहुत इजी. मुझसे एक स्टेप आगे चलना है तो मजा आएगा. चलो उधर आता हूं मैं. कंपोजिशन के बाद में चेयरमैन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले बात करता हूं किसकी? ऑडिट कमेटी की. ऑडिट कमेटी के अंदर चेयरमैन कैसा होना चाहिए? टेल मी. चेयरमैन को लेकर क्या रिस्ट्रिक्शन आएगा? चेयरमैन कैसा होना चाहिए? बस भाई साहब, चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. कोई परेशानी की बात नहीं है. फिर हम आते हैं नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के अंदर. नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के अंदर चेयरमैन हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. दैट्स ओके. बिगर पॉइंट वाज chairman of the company cannot be the chairman of nomination remuneration committee. Chairman of the company cannot be the chairman of nomination remuneration committee. फिर आते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर, सॉरी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के ऊपर. यहां पर the chairman has to be an non executive director.
द चेयरमैन हैज टू बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सही बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर हम लोग आ जाते हैं मीटिंग के ऊपर। मीटिंग कितनी करनी है? ऑडिट कमेटी को हर साल 4 मीटिंग करनी है। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग कुड बी 120 डेज, सेम लाइक बोर्ड मीटिंग। और बाकी सब में वंस अ ईयर। फिर आ जाते हैं लास्ट में हम कोरम की बात कर लेते हैं। तो कोरम में सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनेशन रेमुनेशन ऑडिट कमेटी की। ऑडिट कमेटी में क्या है? 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स और 2 whichever is higher with at least 2 independent directors present. Audit committee. Nomination remuneration committee very similar. 1/3 of the total members or 2 directors whichever is higher with at least 1 independent director present. बहुत इजी है। और एंड में जो हमारा गरीब साथ है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जो कुछ मांगता ही नहीं है। अरे कॉम्पोजिशन बोलना क्या चाहिए? मेजॉरिटी डायरेक्टर की दे दो बस, ठीक है। अरे चेयरमैन कैसा चाहिए? चेयरमैन डायरेक्टर दे दो बस। मीटिंग वंस अ ईयर दे दो बस। खत्म। Just tell me, are you all with me? Are you all with me? अरे मेरे मतलब मुझसे पहले बोल पा रहे हो ना? मुझसे पहले अगर आप बोल पा रहे हैं तो विषय खत्म हो जाता है। और आपको और हैरान परेशान करने के लिए मैं बहुत सारे और कंप्लायंसेस भी लाया, क्वार्टरली कंप्लायंस, हाफ ईयरली में और ईयरली में और इवेंट बेस में और, क्योंकि आपको परेशान करे बिना मुझे मजा नहीं आता। अरे नींद आती नहीं है जब तक बच्चा परेशान ना हो जाए कि यार अरे कहीं तो रोको। बट अभी हम कहीं रुकने वाला नहीं है। मुझे आप अभी तक बस इतना सा बताओ कि जो बेटा जी अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो कंठस्थ है या नहीं? वो कंठस्थ है।